हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर आज पार्ट है हमारा सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कृषि क्षेत्र की जो विशेषताएं क्या थी, ठीक है, और फिर वहाँ पर हमने जो भी उसका इम्पोर्टेंस देखे थे कि कृषि क्षेत्र का योगदान कहाँ का होता है। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय कृषि की समस्याएं और सीमाएं। ठीक है, दोनों शब्द की मीनिंग जो सेम होती है, समस्या फिर दिक्कतें कठिनाइयां भी डाल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो कह रहा है कि भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्या या फिर सीमा, मतलब कि जो भारत में कृषि की जाती है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कठिनाइयां, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को ये चीज मिलती है, पहला क्या है, सिंचाई के साधनों का अभाव। ठीक है, सिंचाई के साधनों का अभाव, क्योंकि अगर हम देखें जाएगा भारत के जो भी जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, तो वहाँ पर क्या है, सिंचाई के साधनों का अभाव। सिंचाई के साधनों का अभाव का मतलब क्या है कि जो भी किसान होते हैं जो कृषि करते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं कि जो वर्षा का पानी होता है उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। तो इसका अर्थ सिंपल से ये स्पष्ट होता है कि अगर अच्छी वर्षा होती है तो उत्पादन क्या होता है कि वहाँ पर हम जो उम्मीद कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन अगर वर्षा कम होती है तो हमारा वहाँ पर क्या होता है कि उत्पादन का स्तर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो इससे कहने की ये क्या है, एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत में अगर किसी क्षेत्र को पूरी तरह से डेवलप करना है तो वहाँ पर क्या करना है, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वित्त का अभाव। वित्त का सिंपल से जो मतलब होता है पैसा। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है बड़े पैमाने पर, तो कृषि करने के लिए भी एक पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पैसे की आवश्यकता के साथ क्योंकि छोटे होते हैं, सीमांत होते हैं, जिस कारण उनके पास एक अच्छा अमाउंट नहीं होता है कृषि करने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या तो जो दिक्कत को दूर करने के लिए तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ होता है जैसे कि पता है कि पैसे के दो ही स्रोत होते हैं, या तो संस्थागत और एक गैर संस्थागत। तो जो बेसिकली जो किसान होते हैं वो कहने की जो हमारे गैर संस्थागत स्रोत होते हैं, जैसे कि साहूकार हो गए, महाजन हो गए, ठीक है, फिर महाजन हो गए, साहूकार, व्यापारी हो गए, ठीक है, या फिर जमींदार वगैरह हो गए। तो पैसा इनसे लोगों को उधार लेना पड़ता था किसानों को। इससे होता क्या था कि किसानों को नुकसान बड़े पैमाने पर होता था कि जो जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर पर क्या होता था कि पैसा दे देते थे। अगर कोई किसान क्या होता था कि पैसे का भुगतान नहीं कर पाता था ब्याज के साथ, ठीक है, तो जो जमींदार वगैरह जो बड़े बड़े महाजन वगैरह होते थे, ये उनकी जमीनों को या फिर उनके जो फसल को आधे ज्यादा हिस्सा क्या करते थे, छीन लेते थे। तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है, इसको हम कन्वेंशनल आउटलुक कह सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि पुरानी विचारधारा को अपना के रखना। आज भी अगर देखा जाएगा, हम देखें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो आधुनिक तकनीकों जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर या फिर जो भी आधुनिक बीज हो गए, HYV बीज जैसे कि, ठीक है, इनका प्रयोग करने में क्या होता है, काफी भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक माइंड सेट होता है कि अगर वो इस चीज का प्रयोग करेंगे तो उनकी जो भूमि होगी वो खत्म हो जाएगी, मतलब भूमि को कहीं की भूमि की पूजा भी की जाती है, तो कहीं कि उसको नुकसान होगा। तो कहने की हमारे जो कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी जो दिक्कत इस रूप में भी देखी जा सकती है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। और नेक्स्ट पॉइंट है जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। ये तो बिल्कुल पहले पॉइंट से आपका ये आपका कैसे तो दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है। किसानों द्वारा मतलब जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण देखो कैसे किया जाता है, क्योंकि भारत में जो है कि कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है और जो कृषि करते हैं वो बेसिकली जमींदार मतलब जो किसान द्वारा की जाती है, ठीक, और वो भी छोटे होते हैं। तो जब किसानों को पास पैसा नहीं होता तो जमींदारों के पास जाते हैं पैसे के लिए। तो अगर मान लेते जमींदार पैसा उन्हें दे देते हैं, ठीक है, उच्च ब्याज दर पर। अगर कोई किसान, ठीक है, बाय द वे उसकी फसल खराब हो जाती है, फिर मान लेते हैं कि फसल अच्छा उत्पादन नहीं होता है, तो उस पैसे को चुकाने में क्या कैपेबल नहीं होता है। तो जो जमींदार वगैरह क्या होते हैं, उनकी जो फसल होती है उसको क्या लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, फिर उनकी जो जमीन होती है उसको जब्त कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फसल मारते बहुत ज्यादा होता है, तो किसान जो जमींदार वगैरह होते हैं उनकी फसल का लगभग एक तिहाई हिस्सा क्या कर देते हैं, उनसे जबरन छीन लेते हैं। तो ये कहने की क्या होता है कि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। भारतीय कृषि की क्या है समस्या है। और चौथा पॉइंट क्या है, लघु तथा बिक्री जोते। लघु का मतलब छोटा। भारत में जो जोतें होती है, मतलब जो जोत का मतलब सिंपल से कह सकते हो खेत है, ठीक है। भारत में जो भी छोटे खेत होते हैं वो छोटे होने के साथ साथ क्या होते हैं, बड़े बिखरे भी होते हैं, मतलब कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर, कुछ वहाँ पर। तो इससे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है
कि इन छोटे छोटे खेतों में जो हमारी आधुनिक तकनीकें होती है जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर या फिर कोई और मशीन हो गई, उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें जो पुराने हमारे परंपरागत स्रोत होते हैं उनके ऊपर ही क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और जब हम उन स्रोतों पर निर्भर रहते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा वक्त लगता है और जो फसलें होती है वो काफ़ी लंबे समय तक जाती है, ठीक है, लंबे समय से, और उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। तो जो भारतीय कृषि की एक और अन्य समस्या ही, और जो लास्ट आपका विपणन प्रणाली का अभाव। विपणन जो है इकोनॉमिक्स वर्ड है, इसका अगर साधारण सी भाषा में अगर इसका देखा जाए तो इसकी जो मीनिंग होती है बाजार, बाजार का मतलब मार्केटिंग कह सकते हो, विपणन का मतलब है मार्केटिंग। भारत में ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो मार्केटिंग का अभाव कैसे देखा जाता है, क्योंकि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर मान लेते हैं किसान क्या है, अनाज उगाते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि किसानों द्वारा अनाज उत्पादन किया जाता है। तो आज के समय में क्या है कि इतने मतलब किसानों के पास मान ले इतने अच्छे सोर्स नहीं है, इतने अच्छे साधन नहीं कि वो अपने अनाजों को अपने घर में पूरी तरह से सेव कर ले, ठीक। तो उन्हें मजबूरन क्या होता है, फसलों को बाजार में बेचना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत से हिस्से जहां पर अभी क्या बाजार का अभाव, मतलब मार्केट में लगती होगी लेकिन वो क्या है कि कंटिन्यू मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, वो महीने में हफ्ते में एक बार लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किसानों को अपनी जो फसल होती है बेचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जब किसान फसल अपनी बेच नहीं पाते हैं तो उनकी जो फसल होती है, उनको मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं वो कहीं ना खराब कर देते हैं। तो कहीं ना भारत में जो कृषि से रिलेटेड का एक और समस्या विपणन प्रणाली का अभाव, मतलब लोगों को, जो किसान होते हैं उनको अपने अनाजों को बेचने के लिए कोई उनके एक बार उचित सुविधाएं नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय कृषि में सुधार, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि भारतीय कृषि के क्या महत्व है, फिर उसके हमने देखा कि भारतीय कृषि की विशेषताएं और फिर भारतीय कृषि की समस्या। तो देखो सारी चीजें है कि सेट मतलब एक स्टेप बाय स्टेप करके चैप्टर को सेटअप किया गया, टॉपिक को सेटअप किया गया। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, जो कृषि की समस्या है उसको सुधारने के लिए किस किन तरीकों से कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया। तो बेसिकली जो हमारे सुधार होते हैं वो 3 प्रकार से किए गए, तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार और सामान्य सुधार, ठीक है। तो आज के जो हमारे इस वीडियो में बेसिकली हम जो इसमें से बात करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ तकनीकी सुधार से बात करेंगे और बाकी की जो हमारे संस्थागत सुधार और सामान्य सुधार होंगे वो अपकमिंग वाली जो वीडियो होंगी उसमें हम उसको बात करेंगे। तो देखते हैं तकनीकी सुधार का मतलब क्या होता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या सुधार किए गए। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमारा दिख रहा है यहाँ पर, तो पहला पॉइंट है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। तो इसी को हम HYV बीज कहते हैं, ठीक, हाई एंड वैरायटी, ठीक है, हाई एंड वैरायटी कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सुधार, तकनीकी सुधार के माध्यम से पहले क्या सुधार किया जाता है कि भारत में जो थे मतलब ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कृषि की गई थी तो वहां पर क्या हुआ कि लोगों के माध्यम से लोगों को कहने की इस मतलब अधिक उपज देने जो HYV बीज होते हैं उसको यूज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे जो बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला कि हमारी जो उत्पादकता क्षमता थी, जो हमारा उत्पादन का स्तर था क्या हो गया, काफी बढ़ गया, ठीक है। उत्पादन के स्तर से वृद्धि होने से कहीं ना हमारी जो इनकम भी क्या हुई वो बढ़ने लगी। तो कहने की पहले क्या हुआ, सुधार किया गया था अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। दूसरा क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है। ये भी कृषि क्षेत्र में मतलब तकनीकी सुधार के माध्यम से किया गया था। क्यों, क्योंकि पहले जो बीज होते थे पुराने बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, फिर जो परंपरागत बीज होते थे तो वो अच्छी तरह से उपज नहीं दे पाते थे या फिर उनके द्वारा अच्छा सा उत्पादन नहीं होता था। तो बेसिकली कौन से बीजों का यूज किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सॉरी उर्वरकों मतलब खाद, जैसे कि आपने सुना होगा यूरिया हो गया, फॉस्फोरस वगैरह हो गया, ठीक है, नाइट्रेट। तो इनसे क्या होता है कि जो केमिकल जो खाद होती है वो बनाई जाती है, वो बेसिकली क्या होता है कि जो भूमि मतलब जो जमीन में होते हैं कि छोटे मतलब ऐसे बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं। तो ये जो हमारी खादें होती थी इनमें इतना मतलब पावरफुल होते थे, तो कहीं ना कहीं इनसे क्या होता था कि वो जो बीज होते थे, ठीक है, वो क्या कहते थे उस बीजों को उनको जो कीड़े खाते थे उनको मार देते थे मतलब पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर ही तो इन मतलब इन खादों द्वारा क्या हुआ, बड़े बड़े आपने देखे होंगे छिड़काव मतलब तरह तरह की दवाइयाँ वगैरह का, केमिकल वगैरह का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी फसल जो होती है सेव होती है, मतलब फसल बर्बाद नहीं होती है। तो इन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। कीटनाशक दवाइयों का मतलब आपने देखा होगा कभी कभी तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे कीटनाशक दवाई, कीटनाशक जैसे कि मतलब कुछ ऐसे मतलब दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं जो कहने की फसल को बर्बाद होने से बचाती है। तो आज के समय में अगर देखा जाए कि जो हमारे किसान हैं, ठीक है, वो कहने की करते हैं कि अपनी फसल को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या है कि कीटनाशक दवाइयों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन ज़्यादा जो उत्पाद होता है, जो भी फसलों का उत्पादन करते हैं वो कम से कम मात्रा में क्या होता है खराब होने के चांसेस होते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारा वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कृषि। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब पहले जो हमारी टेक्निक होती थी, मतलब जो भी कृषि करने की, तो ऐसे लोग करते थे कि जो भी जिस अनाज की जरूरत है, गेहूं किसी को गेहूं की जरूरत है तो वो क्या कर रहा है, गेहूं की खेती कर ले रहा है, और किसी को चावल की जरूरत है तो वो चावल की खेती कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया कि जो कृषि की गई वो साइंटिफिक तरीके से की जाती थी। मतलब एक वैज्ञानिक जो विज्ञान के रिसर्च के द्वारा की जाती थी कि हाँ इस सीजन में अगर आप इस फसलों को उगाते हैं तो उससे एक अच्छा वाला क्या होगा, प्रोडक्शन मिलेगा। और अगर इस सीजन में इस फसलों को, तो कहीं न कहीं हमने किस चीज़ों को अपना लिया, हमने जो खेती करना शुरू कर दिया वो बेसिकली साइंटिफिक तरीके से हमने खेती करना शुरू कर दिया था। तो ये क्या होता है कि इससे हमारे कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन खेती में बहुत बड़ा क्या होगा, एक सकारात्मक बदलाव आता है। और जो सेकंड लास्ट पॉइंट है मशीनों का प्रयोग। मशीनों का प्रयोग का मतलब क्या था कि पहले जो होता था कृषि, लोग कौन से जानवरों का, मतलब जानवरों का इस्तेमाल करते थे, हल वगैरह का यूज करते थे। लेकिन इससे क्या होता था, इससे लोगों ने नुकसान होने शुरू हुए। क्यों नुकसान, कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता था, काफी समय की ज्यादा खपत होती थी, ठीक है, और इसमें काफी वक्त लग जाता था, ठीक है, या फिर इसमें फसल उत्पादन में बहुत ज्यादा कटाई वगैरह में कटाई हो गया, फिर बहुत मतलब खेत की जुताई में, ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता था। तो किसानों ने क्या हुआ कि अब उन पुरानी तकनीकों को कहीं ना उन्होंने त्याग करके अब जो होता है कृषि क्षेत्र में मशीन वगैरह का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिला कि हमारी फसल जो है कम समय में मतलब काटी जा सकती थी। इसके अलावा जो खेत को, मतलब जो पहले काफी 5-6 दिन लग जाते थे खेत को, अगर कुदाल से हम खेतों को जोतते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर के द्वारा क्या होता था, चंद घंटों में क्या होता था कि आपकी फसलों पूरे खेत को क्या होता था कि जोता जा सकता। तो कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में मशीनों का इस्तेमाल किया भी जाने लगा। तो बाकी की जैसे कि आपको वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा यहाँ तक था। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 3, ठीक है, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे संस्था का सुधार और सामान्य सुधार के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।